अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 25,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए त्यारे के पिछले हिस्से में एक निहायत जोरदार धमाका हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड के मुताबिक यह त्यारा गोल गोल घूमता हुआ तेजी से जमीन की जानिब बढ़ रहा था और अपने दाएं पहलू पे झुका हुआ था। यह त्यारा इस हालत में 20 से 25 मिनट तक रहा और फिर एक निहायत जोरदार धमाके से आसपास का इलाका गूंज उठा। ये धमाका इंसानी लापरवाही और सुस्ती और कायली के एक निहायत अजीबोगरीब कारनामे की वजह से हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 123 बोइंग 747 फिजाई हादसात की तारीख में सबसे ज्यादा खौफनाक तरीन हादसे का रिकॉर्ड रखने वाली फ्लाइट है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस खौफनाक और अजीबोगरीब हादसे के बारे में सारी तफसीलात बताएंगे। यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कुछ माहिरीन की वजह से यह हादसा रूनुमा हुआ जो अपने आप को इनफिरादी सतह पर निहायत अक्लमंद समझते थे। कुछ लोगों की इस कायली और गफलत ने 508 लोगों की जान ले ली और ये कायली और गफलत उस हादसे से पहले और इसके दौरान हर मौके पर नजर आई। ये हादसा होने से पहले और इसके बाद में भी हर तरह से एक निहायत खौफनाक दास्तान है। इसलिए अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसा पेश करने वाले हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, ये तारीख थी 12 अगस्त 1985 की, जब जापान के शहर टोक्यो के एक मकामी एयरपोर्ट से बोइंग 747 का दो एकल त्यारा मुसाफिरों से आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था। ये त्यारा जापान के ही एक दूसरे शहर ओसाका जाना था और इस लिहाज से ये एक मकामी फ्लाइट थी। इस त्यारे में मामूल के खिलाफ बहुत ज्यादा मुसाफिर सवार हुए, जिनमें 2 पायलट्स, एक फ्लाइट इंजीनियर और 12 क्रू मेंबर समेत 512 लोग शामिल थे। इस फ्लाइट में तकरीबन 480 से ज्यादा लोग तो जापानी ही थे, जबकि बाकी तमाम लोग मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखते थे। शाम को ठीक 6:12 पर यह त्यारा हैनिडा एयरपोर्ट टोक्यो से उड़ान भर गया। टेक ऑफ के 12 मिनट गुजरने के बाद यह त्यारा 24,500 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था और अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे त्यारे की बॉडी प्रेशराइज्ड हो गई। सीटों के ऊपर लगे हुए खाने खुले और ऑक्सीजन मास्क झूलने लगे। यहाँ पर रुककर हम आपको बता दें कि तमाम तर त्यारे जिस बुलंदी पर परवाज करते हैं वहां पे हवा का दबाव बेहद कम होता है, इसलिए जहाज के केबिन को प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि जहाज में मौजूद इंसान सांस ले सके। आप यूं समझ लें कि बुलंदी पर उड़ते हुए त्यारे किसी फूले हुए गुब्बारे की तरह होते हैं, जिनके अंदर प्रेशर से हवा भरी गई होती है। उस धमाके की वजह से जहाज की दुम वाले हिस्से यानी टेल में कोई सुराख हुआ था, जिससे पूरे जहाज की हवाड़ी प्रेशराइज्ड हो गई और अब मुसाफिरों को इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क की मदद से ही सांस लेना था। त्यारे के दोनों पायलट्स जान तोड़ कोशिश करके त्यारे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। त्यारे के पायलट ने फौरन टोक्यो एटीसी से राब्ता किया और कहा कि हम हैंडी एयरपोर्ट वापस आ रहे हैं। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें एक मुकर्रर एयरपोर्ट पर वापस आने का कह दिया, लेकिन दोनों पायलट्स त्यारे का रास्ता मोड़ने में बेहद नाकामी महसूस कर रहे थे। बोइंग के हर हवाई जहाज में 4 हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं ताकि इमरजेंसी में 1 या 2 यहां तक कि 3 सिस्टम फेल भी हो जाएं, तब भी चौथे की मदद से काम चलाया जा सके। लेकिन यह धमाका न जाने किस तरह का था, जिसकी वजह से जहाज के चारों हाइड्रोलिक सिस्टम बेकार हो गए और मैनुअल रॉड सिस्टम की मदद से जहाज का रुख मोड़ना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। जहाज अपने दाएं पहलू पे झुक चुका था और गोल गोल घूमता हुआ किसी पत्ते की तरह जमीन की तरफ बढ़ने लगा। एटीसी ने कई बार त्यारे से राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। वहीं पर जमीन पे एक फोटोग्राफर मौजूद था जिसने गिरते हुए जहाज की एक तस्वीर ली और ये तस्वीर हादसे के कुछ दिन बाद बाहर आई। इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक उसी हालत में रहने के बाद जहाज करीब मौजूद एक पहाड़ से टकरा गया। जब जहाज के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर पायलट ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा तो उस डिस्ट्रेस सिग्नल को अमेरिकी फौजी अड्डे ने भी रिसीव किया और वो भी उस जहाज को मुसलसल अपने रेडार की मदद से मॉनिटर कर रहे थे। जहाज के क्रैश होते ही अमेरिकी अड्डे से एक C-130 त्यारा फौरन जाए हादसा की तरफ रवाना हुआ और उन्होंने इस सिलसिले में जापानी हुकूमत से इजाजत भी नहीं ली, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं था। अलबत्ता जापानी हुकूमत ने उस त्यारे को वापस जाने का कह दिया और कहा कि यह हमारा मसला है, हम खुद ही देख लेंगे। अब तक जापानी हुकूमत को इस त्यारे के जाए हादसे का इल्म भी नहीं था, जबकि अमरीकियों को इसका इल्म था और उन्होंने फौरन उस जगह के कोऑर्डिनेट्स जापानी हुकूमत को दे दिए ताकि जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जाए हादसे पर पहुंचा, लेकिन नीचे उतरने की बजाय उसने हवा में एक चक्कर लगाया और वापस चला गया। उस पायलट ने रिपोर्ट दी कि हादसे में सब लोग मारे जा चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा।
ये रिपोर्ट सुनने के बाद वो रेस्क्यू टीम्स जो जमीनी गाड़ियों की मदद से जाए हादसा पर पहुंचने की तैयारी कर रही थीं, वो भी रुक गई और उन्होंने वो रात एक करीबी गांव में गुजारने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि उनके नुक्ता नजर के मुताबिक चूंकि उस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा, इसलिए इस वक्त जाना फजूल है। इसलिए उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक मुलतवी कर दिया। यूं उस हादसे के तकरीबन 10 घंटे बाद अगली सुबह 5 बजे रेस्क्यू टीम्स जब जाए हादसा पर पहुंची तो उन सब की चीखें निकल गईं। जहाज के मलबे के आसपास बेशुमार लाशें बिखरी हुई थी और उन लाशों की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये सब लोग जिंदा थे जो मदद का इंतजार करते करते जान से गुजर गए। उन 512 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को बचाया जा सका, जबकि बाकी तमाम लोग लुक़्मा अजल बन गए। उन 4 लोगों ने भी ये बयान दिया कि एक हेलीकॉप्टर आया जरूर था, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा और हवा में ही चक्कर लगाकर वापस चला गया। रेस्क्यू टीम्स और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस की इस लापरवाही और गफलत ने रात भर में तकरीबन 250 ऐसे लोगों की जान ले ली जो जिंदा थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। अगर रात के वक्त उनके पास मदद पहुंच जाती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वो लोग रात भर सर्दी से ठिठुरते रहे और जख्मी हालत में ही जान से गुजर गए। उस हादसे ने जापानी हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, लेकिन अभी इस हादसे की वजह की तहकीकात होना बाकी थी। तभी उस फोटोग्राफर की तस्वीर मंजरेआम पर आ गई जिसने तबाह होते हुए जहाज की हवा में घूमते हुए तस्वीर ली थी। जब ये तस्वीर सामने आई तो लोग सर पकड़कर बैठ गए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जहाज का वर्टिकल स्टेबलाइजर यानी दुम का ऊपरी हिस्सा इसमें नजर ही नहीं आ रहा। यह हिस्सा धमाके से अलग होकर समंदर में जा गिरा था और एक छोटा जहाज भी वहां नजदीक मौजूद था, जिनकी रिपोर्ट पे जहाज का यह वर्टिकल स्टेबलाइजर समंदर से निकाल लिया गया। असल में इस हादसे की कहानी 3 साल पहले शुरू हुई, जब 1982 में यही जहाज लैंड करते हुए एक मसले का शिकार हुआ था। लैंड करते हुए इस जहाज की दुम का वो हिस्सा जहां पे प्रेशर बल्क हेड मौजूद होता है वो जमीन से टकरा गया था, जिससे प्रेशर बल्क हेड को नुकसान पहुंचा। बोइंग के मैनुअल के मुताबिक उस प्रेशर बल्क हेड को जिस तरह से रिपेयर किया जाना था, जापानी इंजीनियर्स ने वैसे रिपेयर नहीं किया और अपने जहन से जुगाड़ लगाते हुए उसको अपने मुताबिक रिपेयर कर दिया, जिसकी वजह से प्रेशर बल्क हेड कमजोर रह गया। प्रेशर बल्क हेड को आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे ये एक भरे हुए गुब्बारे का मुंह हो। चूंकि बुलंदी पे हवा का दबाव बेहद कम होता है, जबकि जहाज को प्रेशराइज्ड हवा से भरा गया होता है, इसलिए जहाज किसी गुब्बारे की तरह हवा में फट सकता है। उसी प्रेशर को काबू में रखने और उसको फटने से बचाने के लिए प्रेशर बल्क हेड जहाज की दुम में लगाया जाता है। 3 साल तक उसी कमजोर प्रेशर बल्क हेड के साथ ये जहाज परवाज करता रहा, लेकिन 12 अगस्त 1985 को फ्लाइट 123 का ये बल्क हेड लीक हो गया, जिसकी वजह से हवा तेजी से डीप्रेशराइज हुई और जहाज का वर्टिकल स्टेबलाइजर उस झटके से धमाके के जरिए हवा में ही जहाज से अलग हो गया। हर साल इस हादसे की तारीख के मौके पर दुनिया भर से लोग अपने प्यारों की याद में इस पार्क में जरूर आते हैं। यह हादसा हमें बताता है कि किस तरह से इंसान की फितरी आराम पसंदी और सुस्ती और कायली एक निहायत खतरनाक हादसे का सबब बन सकती है।